लिनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका किसी एक घटना से पहले जो लिनियर मोमेंटम रहा हो, घटना घटने के बाद वही लिनियर मोमेंटम अगर रहे, तो इसका मतलब ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो गाड़ियां आपस में टकराने जाए, टकराने से पहले दोनों गाड़ियों का टोटल मोमेंटम क्या है, टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम क्या है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है। अब उसी तरह से अगर कोई बंदूक है, गोली चलाने से पहले गोली का और बंदूक का टोटल लिनियर मोमेंटम क्या है और चलाने के बाद टोटल मोमेंटम क्या है, अगर इक्वल हो तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है। ये तभी लागू होता है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब, जब हमने उदाहरण लिया कि दो गाड़ियां आपस में टकरा दी, अगर कोई तीसरा पार्टिकल, कोई तीसरा इंसान या फिर कोई फोर्स, कोई इन्फ्लुएंस उनको अफेक्ट ना करे, तो इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एक्यूरेटली चलता है। लेकिन अगर बाहर से कोई इन्फ्लुएंस आए, कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आए, तो उस समय क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन गड़बड़ हो जाता है। उदाहरण के लिए न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है। ये जो पी है, ये क्या है, लिनियर मोमेंटम है। नो, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में तब क्रिएट होता है जब वो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पे डीपी का मतलब मोमेंटम चेंज होना, और यहाँ dt का मतलब टाइम का चेंज होना। सो जब टाइम के रेस्पेक्ट में लिनियर मोमेंटम बदलता है, तभी जाके एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होता है। यानी अगर हम कहें एक्सटर्नल जीरो है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे लिनियर मोमेंटम बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो इसका मतलब होगा dp बाई dt इक्वल टू जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं, जैसे यहाँ लिनियर मोमेंटम, dp बाई dt अगर जीरो है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो मोमेंटम है, उसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि किसी कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं उसका लीनियर मोमेंटम ए पॉइंट पे p1 इक्वल टू एम वी वन रहा होगा, और बी पॉइंट पे p2 इक्वल टू एम वी टू रहा होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पे जो ए पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहा होगा v1, अगर यही वेलोसिटी यहाँ भी रहे v2, तो हम ऐसा कहेंगे ए पॉइंट पे जितना लिनियर मोमेंटम है, बी पॉइंट पे भी उतना ही लिनियर मोमेंटम है। यानी लिनियर मोमेंटम दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट है। ये तब हुआ जब हमने वेलोसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को बदल देते, या तो कम कर देते या तो ज्यादा कर देते, तो ये वाला लिनियर मोमेंटम बदल जाता। इसका सीधा मतलब हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स का अगर वैल्यू जीरो हो, तो लिनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा सभी बिंदुओं पे या सभी पॉइंट पे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, या फिर दो कार या दो बाइक आपस में उनका कॉलिजन करेंगे। हमने क्या किया है, कोई दो ऑब्जेक्ट लिया है, एक ऑब्जेक्ट को ए नाम दिए,
दूसरा को B, एक का मास m1 है, दूसरा का मास m2। यहाँ इसको देख के लग रहा है कि m1 m2 से बड़ा है, और दूसरा हम मान के चलते हैं कि u1 का वेलोसिटी u2 से ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं होगा तो कोलिजन होगा नहीं, और u2 ज्यादा होगा तो और आगे निकल जाएगा ना। जब ये दोनों कोलाइड करेगा, जब ये दोनों आपस में कॉलिजन करेगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स देगा, ये इसके ऊपर फोर्स देगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो हम लोग मान के ले चलते हैं एफ बी ए। इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स दिया है दैट इज एफ बी ए। यहाँ पे हमने ले लिया एफ ए बी। इसका मतलब बी ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स दिया है। अब ना न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहाँ पे जो ये माइनस सिंबल है, ये बतलाने का कोशिश कर रहा है कि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। और वो दोनों फोर्स कौन सा है? ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है। नाउ जब कॉलिजन हो जाएगा तब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है u1 और u2, इसको हम यहाँ बदल देंगे, v1 है v2। ये हो गया आफ्टर कॉलिजन, ये हो गया बिफोर कॉलिजन, और ये हो गया ड्यूरिंग कॉलिजन। अब हमको यहाँ पे देखना है ए ऑब्जेक्ट का, ये टकराने से पहले इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंट, ये टकराने से पहले दूसरा ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम। सो ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये दोनों मिल करके एक सिस्टम का निर्माण कर रहा है, ए बी सिस्टम। इन दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? ये हो गया इन दोनों का लीनियर मोमेंटम। नाउ ये सब हो गया इंडिविजुअल, और ये हो गया पूरा सिस्टम का। सेम हम लोग क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये हो गया बी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम, ये हो गया ए ऑब्जेक्ट। नाउ टोटल अब हमने इंडिविजुअल सभी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम, टकराने से पहले, टकराने के बाद, सिस्टम का टकराने से पहले, टकराने के बाद निकाल लिया। अब हमें इस इक्वेशन का जरूरत है। न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे आता है? ना एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली क्या है, ना डीपी बाई डी है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। सो अभी हम लोगों ने देखा ये ए ऑब्जेक्ट, ये ए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है बी के द्वारा, और ये बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है ए के द्वारा। नाउ फोर्स का सूत्र क्या था? ना डीपी बाई डी, डीपी बाई डी। अब ये दे देते हैं, इसके लिए ए नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं बी। अब हम लोग को ये देखना है कि ए ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम टकराने से पहले क्या था, टकराने के बाद क्या है। सो इसका टकराने के बाद हो जाता है m1 v1, और टकराने से पहले था m1 u1।
और नीचे क्या होगा, dt। ये p और मैंने b का ऑब्जेक्ट का क्या था, m2v2 m2u2। ये हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है। अब देखें, dt dt कट जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, अब इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। हमने देखा जब टकराया तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फोर्स क्रिएट हुआ, दो फोर्स, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है और क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज किया और हमें क्या मिला, ये वाला देखिए, ये हमारे पास है आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन ये क्या निकल के आया, पूरा सिस्टम का, मतलब ए का और बी का दोनों का टोटल मोमेंटम है। सो ये वाला हमारे पास क्या निकला, न दोनों ऑब्जेक्ट का, ए और बी दोनों का टकराने के बाद का हमारे पास क्या, लिनियर मोमेंटम। तो ये वाला क्या है, टकराने से जस्ट पहले का ये लिनियर मोमेंटम है। हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, ना ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट का फोर्स को इक्वल करके किए। जब हमने देखा दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है, टकराने से पहले जो उनका लिनियर मोमेंटम होता है, टकराने के बाद भी उनका जो टोटल लिनियर मोमेंटम होता है इक्वल होता है। इसका मतलब कि लिनियर मोमेंटम पहले जो था, लिनियर मोमेंटम बाद में जो होता है इक्वल हो जाता है सिस्टम का। इंडिविजुअल लिनियर मोमेंटम बदल सकता है पर दोनों का जो लिनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है न गन का और बुलेट का, हम लोग लिनियर मोमेंटम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं ये वाला हमारे पास एक गन है और ये हमारे पास एक बुलेट है। सो बुलेट का वेलोसिटी छोटा v है और इसका मास छोटा m है। मान लेते हैं बुलेट का मास कितना है, छोटा m है, और बुलेट का वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी। गन का मास कैपिटल M है और वेलोसिटी क्या है ना, कैपिटल V है। अब नाउ बुलेट फायर होने से पहले और बुलेट फायर होने के बाद गन का और बुलेट का टोटल लिनियर मोमेंटम क्या होगा। बिफोर फायरिंग बुलेट का वेलोसिटी 0 है तो लिनियर मोमेंटम भी क्या होगा, 0। बुलेट का वेलोसिटी 0 क्योंकि बुलेट तो चला ही नहीं है, बुलेट तो अभी भी गन में है, सो वेलोसिटी 0 हो गया। इट मीन्स दैट उसका मोमेंटम क्या होगा, 0। और चूंकि गन भी हिला नहीं क्योंकि फायर हुआ नहीं तो कुछ उस पर एक्शन का रिएक्शन तो होगा नहीं, सो गन का भी लिनियर मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो टोटल इनका जो मोमेंटम होगा वो हो गया 0। ये है फायर करने से जस्ट पहले। अब जब हम लोग फायर कर देंगे तब बुलेट का क्या होगा, वेलोसिटी कुछ तो होगा पर 0 नहीं होगा, और गन का भी
कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो लीनियर मोमेंटम। तो आप है टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है? एम वी वेक्टर प्लस कैपिटल एम और कैपिटल वी वेक्टर। नाउ ये हो गया फायर करने से पहले का लीनियर मोमेंटम, ये हो गया फायर करने के बाद। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग अभी पढ़े, उसमें क्या लिखा था? न टकराने से पहले जो मोमेंटम था सिस्टम का, टकराने के बाद भी वही होता है। सो यहाँ पे गन है और बुलेट है, तो फायर करने से पहले बुलेट का और गन का टोटल मोमेंटम और फायर करने के बाद बुलेट का और गन का टोटल मोमेंटम इक्वल होगा। ये है टकराने से पहले लीनियर मोमेंटम, ये है टकराने के बाद का। किसका मदद से? ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मदद से। सो अब इसको इधर लेके आते हैं। नाउ ये जो v है हमारे पास, ये गन का वेलोसिटी है। ये क्या फॉर्मूला निकला? माइनस एम वी बाई कैपिटल एम। ये हमारे पास इस गन का वेलोसिटी है। जब बुलेट फायर हुआ तब हमने देखा कि ना गन में भी एक वेलोसिटी आया, पर ये गन किधर लेके जाएगा? तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक माइनस सिंबल है। ये माइनस सिंबल ये बता रहा है कि अगर बुलेट इधर जाएगा तो गन इस साइड जाएगा वी वेलोसिटी से। सो ये माइनस डायरेक्शन बताने के लिए है, और इस वेलोसिटी का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं रिकॉयल वेलोसिटी, गन का रिकॉयल वेलोसिटी ना। ये किन किन बातों पे निर्भर करता है? पहला, हम लोग देख पा रहे हैं ना, मास ऑफ द बुलेट, बुलेट का मास पे डिपेंड करता है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और तीसरा, मास ऑफ द गन। यानी ये तीन चीज पे ही डिपेंड करता है। बुलेट कितना भारी होगा, बुलेट कितना तेज जा रहा है, और गन का मास कितना है। बुलेट का अगर हम लोग कुछ देर के लिए इग्नोर कर भी तो हम देखेंगे गन के साथ, गन के साथ रिकॉइल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी गन जितना भारी होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतना ही कम होगा, और गन जितना हल्का होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतना ही ज्यादा। रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा होने से जो चला रहा होगा उसे ज्यादा अमाउंट पे चोट लग सकता है, इसीलिए गन भारी होना ज्यादा जरूरी है। पर हाँ, उसका भी एक लिमिट होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक गन जो कितना है 10 kg का है, उसके अंदर एक बुलेट है 100 ग्राम की, वो इस वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब अगर हम लोग देखें कि पूछे इस गन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मास कितना है 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000 दे दिया, और वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है 10 kg। सो हम लोग देख पा रहे हैं कटेगा ये सब, -2/10 मीटर पर सेकंड। सो ये कितना हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड रिकॉइल वेलोसिटी हो जाएगा।
0.2 मीटर पर सेकंड। अब 0.2 को हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। इसका मतलब ये जो गन है 1 सेकंड में लगभग 20 सेंटीमीटर पीछे जा सकता है। तो ये हम लोग के पास तरीका हुआ रिकॉइल वेलोसिटी निकालने का। दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास एक गन है। इस गन में बोल रहा है कि बुलेट 100 ग्राम का है और बुलेट जा रहा है कितना, 90 मीटर पर सेकंड से, और ये गन का मास है। तो हमसे पूछ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा ये बताने, और दूसरा इफ इसका जो बुलेट का वेलोसिटी होता वो 50 मीटर पर सेकंड होता तो रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा और दोनों में अंतर क्या है। तो देख पहला वाला निकालते हैं। तो अगर देख पा रहे पहला रिकॉइल वेलोसिटी कितना हुआ, -1/10 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है दूसरा, अगर वेलोसिटी 50 होता तो ये कितना हो जाता ना, 1/4 मीटर पर सेकंड ना। इसको अगर हम लोग देखें तो ये 0.1 मीटर पर सेकंड, ये कितना होगा, ये हमारे पास 0.25 है। नो डाउट हम लोग देख पा रहे हैं ये ज्यादा होगा। सो V2 माइनस V1 इतना रिकॉइल वेलोसिटी का अंतर। यहाँ पे एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं, ये रिकॉइल वेलोसिटी और ये रिकॉइल वेलोसिटी, ये ज्यादा है, ये कम है। और ये कब ज्यादा हुआ, जब बुलेट तेज जा रहा है। यानी बुलेट का तेज निकलना और स्लो निकलना भी रिकॉइल वेलोसिटी को इफेक्ट किए। और अभी थोड़ा देर पहले देखिए मास का, अब रहा बुलेट का मास को देखते हैं। हमारे पास एक गन है, इस बार 200 ग्राम होगा एक एक ठो बुलेट, और 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से जा रहा है। तो रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा। ये कितना हुआ ना, -0.4 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये बुलेट को हम कहते कि नहीं ये बुलेट 400 ग्राम का है, बाकी सब कंडीशन सेम है, तो रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं -0.8 है, और यहाँ पे क्या है ना, -0.4 मीटर पर सेकंड। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा है और ये क्या है, कम है। और ये ज्यादा कब हुआ, जब बुलेट का मास बढ़ गया। सो हमने देखा गन का मास, बुलेट का वेलोसिटी और गन का मास तीनों के बदलने से रिकॉइल वेलोसिटी बदल सकता है। ठीक है, अब आगे।
Now, ये हमारे पास एक गन है। ओके, अब इस गन का, जिसमें हम लोग देख पाए 100 ग्राम का एक बुलेट है, 20 मीटर पर सेकंड का इसका वेलोसिटी है और ये 10 केजी का। यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे जब ये बुलेट पहुंचा तो इस ऑब्जेक्ट में ये रुक गया, इस ऑब्जेक्ट में ये रुका और गन से निकल करके यहाँ पहुंचने में इसे समय लगा 10 सेकंड का समय लगा। नाउ अगर हम लोग से कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट पे इस बुलेट के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए, बट ए के बदले v माइनस यू बाई टी होता है। सो चूंकि बुलेट यहाँ तो रुक गया है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 20, टाइम कितना लगा है 10, तो एम, ये -2, मास कितना है 100 ग्राम, सो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये कैसा होगा, 2 कट जाएगा तो बचा -2/10 न्यूटन, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं -0.2 न्यूटन। तो ये माइनस इसलिए क्योंकि वो दिखा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन भी है और वो रिटार्डिंग भी है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो तो ऐसा फोर्स को कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो ये वाला फोर्स होगा रिटार्डिंग फोर्स, यानी इस पे -0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा या फिर लगा होगा इस ऑब्जेक्ट। अब इसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, -m कितना है 100/1000, वो कितना है 20/10, ये वही है 0.2 मीटर पर सेकंड। सो इस